तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आपको आवाज आ रही है मेरी कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा? नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। डन डन डन, ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमारा ये 5 ईयर प्लान्स को लेकर आज का थर्ड लेक्चर है। यूजुअली 2 लेक्चर में हो जाता, लेकिन इसके 3 लेक्चर लग गए हैं। ठीक है, आज ये कवर हो जाएगा। तो हमने कल लास्ट क्लास में एनुअल प्लान को लेकर ये बोला था कि भाई 1990 से लेकर 1991 तक और 1991 से लेकर 1992 तक क्या लाए गए? 2 एनुअल प्लान्स लाए गए। 2 एनुअल प्लान्स लाए गए जिनका नाम भी एनुअल प्लान से दिया गया। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं आपके ब्रेक के बारे में कि इन जो आपके जितने भी ये प्रोजेक्ट आपके जो प्लान चल रहे हैं कि ये आपके जो 5 ईयर प्लान्स हैं, ये आपके जो 5 ईयर प्लान्स हैं, इनमें ब्रेक कब लगी है? इनमें ब्रेक कब लगी है ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें ब्रेक लगी है 3 बार। एक बार लगी है 1966 से लेकर 69 तक, एक लगी है 1978 से लेकर 80 तक, एक लगी है 1990 से लेकर 1992 तक। ये पहली ब्रेक है, ये दूसरी ब्रेक है, ये तीसरी ब्रेक है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आ जाता है। इसे बोलते हैं प्लान हॉलीडेज, इसे बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका रोलिंग प्लान, इसे बोलते हैं रोलिंग प्लान, इसे बोलते हैं एनुअल प्लान्स, इसे बोलते हैं सिंपल तरीके से एनुअल प्लान्स। राइट, इन तीनों में ही हमने एनुअल प्लान्स देखने को मिले। चलो एनुअल नहीं लिखते, थोड़ा एनुअल में कंफ्यूजन हो जाएगा। इन तीनों के अंदर हमको ईयरली प्लान्स, ईयरली हमें प्लान्स देखने को मिले। जैसे इसमें 1966 से लेकर 67, 1967 से लेकर 68, 1968 से लेकर 69, एक ये हमारा क्लब बन जाता है। एक 1978 से लेकर 79, एक 1979 से लेकर 1780, एक हमारा ये क्लब बन जाता है। एक 1990 से लेकर 1991, एक 1991 से लेकर 1992, एक हमारा अलग ये क्लब बन जाता है। एक क्लब ये हो जाएगा, दूसरा क्लब ये हो जाएगा और तीसरा क्लब हमारा ये हो जाएगा। ये 3 हमारे क्लब्स हैं जो हमें आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया इसलिए बता रहा हूं। चलिए, इसके बाद हम जब बात कर रहे थे हमारे इस प्लान की कि भैया जो हमारा ये एनुअल प्लान आते हैं तीनों, तो लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में आपके यह आता है कि भाई जो 1990 में या जो 1991 में आपके जो ये 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, क्या था इकोनॉमिक क्राइसिस? इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसको ये नाम भी दिया जाता है, इसको दूसरा फॉरेन रिजर्व क्राइसिस भी इसको नाम दिया जाता है। साथ में इसको हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? इसको हिंदी के अंदर विदेशी मुद्रा का क्राइसिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, सही बोल रहा हूं ना? बता तो रहा हूं। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस हिंदी के अंदर बोलेंगे बेटा इसको आर्थिक संकट, इसको बोलेंगे हिंदी के अंदर आर्थिक संकट। राइट, ठीक है। अब जब भी कोई क्राइसिस आता है इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर, तो हम उसको सुधारने के लिए रिफॉर्म्स लेके आते हैं। हम उसको सुधारने के लिए रिफॉर्म्स लेके आते हैं। ऐसे ही जब 1991 में क्राइसिस आया, भारत ने आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात करी, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत को बोला कि हम चाहते हैं कि आप अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, इकोनॉमिक्स में चेंज करें। रिफॉर्म्स क्या होता है? किसी चीज को सुधारना। क्या होता है? किसी चीज को सुधारना बोलते हैं रिफॉर्म्स। राइट, जैसे बोलूं कि आपका टाइम टेबल खराब है, तो टाइम टेबल में रिफॉर्म्स लेकर आओ, टाइम टेबल को पॉजिटिवली चेंज करो, टाइम टेबल को पॉजिटिवली चेंज करो। तो क्या बोला गया?
इनको यह बोला गया कि भैया अपने भारत में आप लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात करो, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया कि भाई जो आपने बहुत ज्यादा लाइसेंस लगाए गए हैं, जो आपने हर बिजनेस में बहुत ज्यादा लाइसेंस लगाए हैं, लाइसेंस राज को कम करो। उन्होंने फिर बोला कि भैया आपके भारत में आपने जो विदेशी कंपनियों को आने से मना किया हुआ है, अपने भारत में वैश्वीकरण लाओ, अपने भारत में ग्लोबलाइजेशन लाओ, राइट। तो इसको नाम दिया गया एलपीजी रिफॉर्म्स करके, एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। क्या दिया गया? एलपीजी रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अब इसमें एल क्या होता है, इसमें पी क्या होता है और इसमें जी क्या होता है, यह बात समझनी बहुत जरूरी है। एल से आपका बनता है लिबरलाइजेशन, एल से बनेगा आपका लिबरलाइजेशन। इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर उदारीकरण, इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर उदारीकरण, ठीक है। फिर होता है आपका पी से प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब होता है बेटा निजीकरण, इसका मतलब होता है निजीकरण, राइट। फिर होता है जी से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वैश्वीकरण इज द करेक्ट आंसर। ये होते हैं आपके एलपीजी रिफॉर्म्स, ठीक है। मुद्दा यह आएगा आपके सामने अब कि भाई इनका मतलब क्या है, मुद्दा यह आएगा कि इन सब का मतलब क्या है। मैं आपको ये एक एक करके समझाऊंगा कि इन तीनों का मतलब क्या है, जिससे कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो आने वाले एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन, पहला पॉइंट है लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, यानी कि उदारीकरण। क्या बोलते हैं इसको? इसको ये बोलते हैं कि जैसे भारत में पहले ना हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार के बहुत अजीब अजीब से रूल्स थे, सरकार के बहुत अजीब अजीब से रूल थे कि भैया आपने ये काम करना है, आपको ये लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि भैया ये जो आपका लाइसेंस है ना, लाइसेंस, इस लाइसेंस राज को आपको एंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई इंसान बिजनेस करना चाहता है तो वो इजीली बिजनेस कर सके, यानी कि आसानी से इजीली बिजनेस कर सके, यानी कि भैया वो मेरे प्यारे भाइयों आसानी से क्या कर सके, आसानी से वो बिजनेस कर सके। उसको बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस या बहुत सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करना पड़े। देखो जब लाइसेंस की बात आती है ना, या गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा आपके ये रूल रेगुलेशन की बात आती है तो ऑटोमेटिकली करप्शन बढ़ना चालू हो जाता है, ऑटोमेटिकली करप्शन बढ़ना चालू हो जाता है। ऋतु बेटा क्लास अगर ज्वाइन नहीं हो पा रही है तो क्लास को एक बार रिफ्रेश कर लो और फिर क्लास को रिज्वाइन करो। अगर मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल में कभी कभी क्या होता है, एक कैशे मेमोरी होती है, उसको ऐसे कैश मेमोरी बोलते हैं, लेकिन बच्चे उसको कैशे मेमोरी बोलते हैं। वो कैशे मेमोरी आप क्लियर कर लो एप्लीकेशन की, फिर उसको डाउनलोड करो, मतलब फिर उसको दोबारा से आप ज्वाइन करो, आपका ज्वाइन हो जाएगा, राइट। ये मुद्दा होता है। डाउट्स क्लास के एंड में लूंगा, टाइम बचेगा तो अभी सिर्फ यहां पर ध्यान दो, अभी क्लास चल रही है, बीच में बात नहीं करेगा कोई भी, यहां ध्यान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि भैया जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो बिजनेस इजीली करो। जैसे अभी भारत में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो भारत में इस समय आप जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। भारत में बहुत ही चुनिंदा बिजनेस है जो सिर्फ सरकार कर रही है, आप नहीं कर सकते, सारे बिजनेस कर सकते हो आप। और बहुत बेसिक से रूल्स और रेगुलेशंस आपको, बहुत बेसिक आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो भी करने हैं, राइट। सेकंड प्राइवेटाइजेशन, सेकंड प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, यानी कि निजीकरण। ऐसा कई बार बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज के अंदर कहा गया है, आर्थिक थ्योरीज में कहा गया है, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा गया है कि भाई सरकार का काम है देश चलाना, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। आप बोलो कि सरकार ही देश में सारे काम करेगी, आप बोलो कि
सरकार ही देश में हर चीज को चलाएगी, दूध सरकार बेचेगी, चीनी सरकार बेचेगी, सब सरकार बेचेगी, तो सरकार कभी भी देश नहीं चला पाएगी। सरकार का क्या काम होता है? जैसे मानो कोई कंपनी है, उस कंपनी का सीईओ है। अब कंपनी के सीईओ का काम है कंपनी के लिए बढ़िया पॉलिसी बनाना और कंपनी को चलाना। ये नहीं कि जो अगर कोई बंदा आया तो उसके लिए पानी भी लेके सीईओ आएगा, ये नहीं होता। जब तक ऐसा रहेगा तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के कहने पर यह बोला गया कि भैया आप अपने देश में प्राइवेट सेक्टर को या अपने देश में आप निजी क्षेत्र को प्रमोट करने की बात करो, कि जो भी काम सरकार कर रही है अब आप उसको प्राइवेट कंपनीज के हाथों में या प्राइवेट सेक्टर के हाथों में डालो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का फायदा है। प्राइवेट सेक्टर काम करती है पैसे के लिए, प्राइवेट सेक्टर काम करती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। किसके लिए बेटा? प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। अब जब प्राइवेट सेक्टर पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करे, तो क्लियर सी बात है ना कि वो ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट बनाएगी, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा बड़े प्रोडक्ट बनेंगे। प्राइवेट कंपनी चाहेगी कि हम सामान को इंपोर्ट भी करें, एक्सपोर्ट भी करें, तो उससे एट द एंड जाके मेजरली जाके उसमें एट द एंड जाके मेजरली जाके क्या होगा? देश की तरक्की होगी। वो कहते हैं कि अगर निजीकरण को बढ़ाया जाएगा भारत जैसे देश में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनने के चांसेस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा, मेरे को बात बताओ, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप सारे पढ़े लिखे लगते हो मुझे। अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए तो सरकार को उससे क्या फायदा होगा? अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए तो सरकार को उससे क्या फायदा होगा? मेरे को यह बताओ, बोलो। वेरी गुड। जितना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, सरकार का टैक्स बढ़ेगा, तो सरकार एजुकेशन पर, हॉस्पिटल पर और बाकी जो चीजें सब पे खर्चा करेगी, तो अपने आप ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी इंप्रेसिव। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट ग्लोबलाइजेशन, थर्ड पॉइंट ग्लोबलाइजेशन। इसको बोलते हिंदी के अंदर वैश्वीकरण, इसको बोलते हिंदी के अंदर वैश्वीकरण। क्या मतलब है वैश्वीकरण का? वैश्वीकरण का बहुत सिंपल मतलब है। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है वैश्वीकरण के अंदर, मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, कि भाई जो बाहर की कंट्रीज हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको भारत में आने का अलाउड कर दें, कि वो भारत में आए, भारत के अंदर बिजनेस करें, भारत में आए, भारत के अंदर बिजनेस करें, भारत में कंपनियां लगाएं, भारत के लोगों को नौकरियां दें, भारत के लोगों को सामान बेचें। ये कोका कोला, पेप्सी, मैगी, अमूल की, ये नेस्ले की चॉकलेट, ये क्या है? ये सारी बाहर की कंपनियां भारत आई हैं। ह्यूंडई की गाड़ियां, टोयोटा की गाड़ियां, ये सारी क्या है? ये बाहर की कंपनियां अंदर आई हैं, तभी तो प्रमोशन हो पा रहा है, तभी तो चीजें बढ़ पा रही हैं। बाहर की कंपनी भारत में आएगी, भारत में आके इन्वेस्टमेंट करेगी, भारत के लोगों को नौकरियां देगी, तभी तो भारत के लोग तरक्की करेंगे। यही तो हुआ, और क्या हुआ? और वहीं वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई इंडियन कंपनी भारत के बाहर जाकर कहीं पे कोई बिजनेस करना चाहती है तो जरूर जाए। जैसे इन्फोसिस हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, रिलायंस की कंपनियां हुई, आपकी एयरटेल कंपनी हुई, भारतीय मित्तल कंपनियां हुई, ये सारे देश से बाहर जाकर ऑलमोस्ट हर देश में इनके ऑफिस है, इनके कंपनियां, इनका सब कुछ है। तो भारत का नाम भी ऊंचा होगा, भारत के लोग पूरी दुनिया के अंदर फैलेंगे, भारत में डेवलपमेंट होगी, भारत में विकास होगी। तो इन तीनों चीजों को मानकर सरकार ने इन तीनों को अप्लाई किया, इन तीनों को मानकर सरकार ने तीनों को अप्लाई किया। और सरकार के पास इन तीनों को अप्लाई ना करने का चारा भी नहीं था, सरकार के पास इन तीनों को अप्लाई ना करने का चारा भी नहीं था, करना ही पड़ा। राइट, चलो। इसके बाद एग्जाम में ये दो भाई साहब को लेकर क्वेश्चन आता है कि भैया जो आपका जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इसको एक तो हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, एक इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ, इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 के नाम से जानते हैं, इसको हम एक एलपीजी रिफॉर्म्स
ऑफ 1991 के नाम जानते हैं। इसको हम एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, राइट। ये इसके कुछ नाम है जो एग्जाम में इसको अलग अलग तरीके से बच्चों के 2 नंबर काटने के लिए आपसे पूछ लेते हैं कि भैया एलपीजी रिफॉर्म्स कब लगाए गए, 1991 में लगाए गए। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एक बच्चा लिख के आया था लिक्विड पेट्रोलियम गैस, था ऑप्शन, टिक कर दिया उसने कि एलपीजी की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक्स में। मैंने कहा डूब मर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, एलपीजी रिफॉर्म्स 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ये सारी आपकी चीजें हैं। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरी तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दूसरी तरफ। ये कौन है, ये भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया कि भैया जब ये लगाए गए तो इसको लगाने के समय भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह वाला सिस्टम क्या था, समझे? अबे समझ आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है? एक बार यस और नो बोल दो कि समझ आ रहा है या ऊपर से निकल रहा है। मुझे पता है कि मामला मुश्किल है और नया भी है, और आपको ऐसे किसी ने पढ़ाया भी नहीं है आज तक। ये बात भी क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छे। जिसके ऊपर से जा रहा है उसको क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, जिसको कंफ्यूजन हो रही है क्लास दोबारा देखनी पड़ेगी, जिसको समझ में आ रहा है वो भी दोबारा देखकर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, राइट। चलिए, इसी के साथ साथ अब क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में, अब क्वेश्चन आता है कौन से 5 ईयर प्लान में, ये फोटो गलत लगी है यहां पे, ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लागू किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। राइट आंसर इज 8th प्लान 1992 से लेकर 1997 तक के लिए, ठीक है। क्या था इसमें? इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना, जनसंख्या को कंट्रोल करना, गरीबी कम करना, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है ये, सिर्फ मुद्दा इंपॉर्टेंट ये वाला है। 5.6% टारगेट रखा, 6.8% टारगेट को अचीव किया, सक्सेस। जब से भारत ने एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाया है तब से लेकर अब तक भारत ने सिर्फ सक्सेस ही देखी है और कुछ नहीं देखा, ठीक है। जिसको डाउट है बेटा पूछ लेना क्या बात हो गई। इसके बाद आपने एक स्कीम पढ़ी होगी, मिड डे मील स्कीम, जिसको नाम चेंज करके पीएम पोषण कर दिया गया है ना। उसको भी 1995 में ही उसको लाया गया था। फिर आता WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1995 में जब WTO की स्थापना करी गई तो भारत WTO का एक फाउंडिंग मेंबर है, भारत WTO का एक फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है। तो ये जो जरूरत की बात है सब कर रहे हैं हम, टेंशन की बात नहीं है इसके अंदर, जो आपके एग्जाम में आएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा है नोआ प्लान, वाजपेयी जी आ जाते हैं। इसमें खास बात मेन 2 ही है कि भैया वाजपेयी जी ने बोला कि ग्रोथ तो करनी है लेकिन जस्टिस यानी कि न्याय और साथ साथ समानता को भी, इक्वालिटी को प्रमोट भी करना है, ठीक है, कर देंगे भैया। एजुकेशन को बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, गरीबी को कम करो, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता रिडक्शन करनी है हमें गरीबी की। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के उस समय के प्राइम मिनिस्टर। 6.5 टारगेट, 5.6% अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि 1999 में कारगिल वॉर, 1998 में पोखरान 2, पहले 1974 में पोखरान 1, फिर 1998 में पोखरान 2। अब भारत ने अपना एक न्यूक्लियर बम बनाकर तैयार कर लिया और उसका टेस्ट भी कर लिया। 1999 में कारगिल वॉर, 1999 में कारगिल वॉर, समझे? एग्जाम में ध्यान रखना। अरे नहीं, मैं वही बोल रहा हूं,
ये जो पिक्चर लगी है ना यार, मैं एक मिनट रुको जरा, इसको यहां से मैं इस पिक्चर को हटा ही देता हूं, क्योंकि राजीव गांधी की तो मृत्यु हो गई थी 21 मई 1991 में, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 10th प्लान में पहले वाजपेयी जी थे, फिर मनमोहन सिंह जी बने। 8.1% टारगेट किया था, 7.6% टारगेट को अचीव किया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके बाद 11th प्लान और 12th प्लान, इसमें कुछ भी खास नहीं है, इसमें खास सिर्फ ये है कि यहां पर रूरल डेवलपमेंट को लेकर बहुत ज्यादा काम किया गया। तो अगर कोई पूछ ले कि रूरल डेवलपमेंट को लेकर सबसे ज्यादा काम कब किया गया, 11th प्लान में किया गया, 11th 5 ईयर प्लान में किया गया, ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आता 12th प्लान, यह भारत का लास्ट प्लान था। इसके बाद भारत का 5 ईयर प्लान कभी नहीं आया, इसके बाद भारत का 5 ईयर प्लान कभी नहीं आया। कारगिल वॉर क्या था बेटा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी, कारगिल वॉर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी। इसके बाद आप मुझे जरा ये बताइए कि आप मेरे को ये बताइए कि मोदी गवर्नमेंट की जो मोदी गवर्नमेंट थी हमारी, वो मोदी गवर्नमेंट पावर में कब आई। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला कि 8.2% ग्रोथ करेंगे, सब बेकार की बात है, इसमें से कुछ नहीं आता। पर हां, ये हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था। तो कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव पूछते, ऑब्जेक्टिव क्या था, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा आखिरी था। आखिरी क्यों था, क्योंकि 2014 में जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आती है, मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि हम भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग को चेंज करना चाहते हैं। पॉलिटी वाले सर ने बताया था कि कारगिल वॉर 1991 में हुआ था, पागल है क्या, नहीं बेटा, नहीं, 99 में हुआ था, ऐसे कैसे हो सकता है। जब कारगिल वॉर हुआ था तब वाजपेयी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे। तो 1991 में कैसे हो सकता है, थोड़ा सा गलती लगी, कुछ और बता रहे होंगे वो, आपको गलती लगी, दोबारा देखना एक बार, ठीक है। अब आता है नीति आयोग। तो बीजेपी सरकार ने बोला कि हम प्लानिंग कमीशन को एंड करके, है ना, हम नीति आयोग लेकर आएंगे। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को लॉन्च किया गया। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म होती है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी एक फुल फॉर्म है। क्या है बेटा, ये इसकी एक फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब करी गई थी। तो क्या आप में से मुझे को बता सकता है कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब करी गई, एनी आइडिया। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन लाया गया था। उसके लगभग 65 साल के बाद प्लानिंग कमीशन को एंड किया गया और नीति आयोग को लाया गया, ठीक। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई नीति आयोग की कंपोजिशन क्या है, कि नीति आयोग में कौन कौन होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग की जो स्थापना करी गई, नीति आयोग के चेयरमैन का नाम बताइए, या नीति आयोग का हेड कौन होगा। उन्होंने बोला जैसे प्लानिंग कमीशन में प्राइम मिनिस्टर या पीएम हेड होता था, उसी प्रकार से नीति आयोग का भी हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि नीति आयोग में एक होगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फिर उन्होंने बोला कि एक होगा वाइस चेयरपर्सन, इन दोनों को अपॉइंट किया जाएगा, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बोला गया। ठीक है, फिर आगे बताया गया, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि भाई एक नीति आयोग में एक रीजनल काउंसिल भी होगा, नीति आयोग में एक रीजनल काउंसिल भी होगा। अब इसे सुनते रहना, एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि क्यों रीजनल काउंसिल बनाया, क्यों क्या बनाया, सब बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसमें क्या बोला इसने कि रीजनल काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। रीजनल काउंसिल में हर स्टेट के या जिस यूनियन टेरिटरी में सीएम है उस जगह का चीफ मिनिस्टर होगा, और जिस यूटी में सीएम नहीं है उस जगह का लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके अंदर काम होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका काम होगा। क्यों होगा ऐसा? लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों होगा, क्या फायदा होगा इससे? उन्होंने बोला कि हम जो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर रहे हैं, या हम लोग जो आर्थिक नियोजन की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस आर्थिक नियोजन में प्राइम मिनिस्टर तो होएगा ही, लेकिन हर राज्य का और जिस केंद्र शासित प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है हम उसको भी इंक्लूड करें, और जिस केंद्र शासित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर नहीं है हम उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूज करें, जिससे कि राज्य की प्रॉब्लम को समझकर भी उसको भारत के इकोनॉमिक प्लानिंग में डाला जा सके। यह पॉइंट था। ठीक है, बात समझ आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूं? इसके बाद एक गवर्निंग काउंसिल भी है, ये तो होगी रीजनल काउंसिल। इसके बाद है एक गवर्निंग काउंसिल, कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ये सब आपको मेरे दोस्त रटना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं होगा। इसमें हर राज्य के सीएम या हर यूटी जिसके अंदर सीएम है और बाकी जो भी आपके यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इसके अंदर ऐड होते हैं, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऐड होते हैं, ये उनको मिलाकर बनती है गवर्निंग काउंसिल। ठीक है, इसके बाद दो चार बातें और भी सुनने को मिलेंगी और बातें पढ़ने को मिलेंगी। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आना चाहिए ये वाला कि भाई जो ऐसे प्लानिंग कमीशन थी पहले, कि जैसे पहले एक प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन ने 5-5 साल के अलग अलग प्लान्स को बनाया कि 5 साल का प्लान होगा, तो ये अब नीति आयोग कैसे करेगी? नीति आयोग का भी तो कोई ना कोई प्लान होगा ना। तो पहले ये सुनो, नीति आयोग ने पहले तो दो चीजें बनाई। नीति आयोग ने एक दो हब बनाए या दो ग्रुप्स बनाए, दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का नाम रखा टीम इंडिया ग्रुप, क्या रखा है का नाम? एक का नाम रखा टीम इंडिया हब या टीम इंडिया ग्रुप, एक का नाम तो ये रखा। ठीक है, दूसरे का नाम रखा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, दूसरे का नाम रखा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। एक नाम ये रखा कि टीम इंडिया हब। ये टीम इंडिया हब क्यों बनाया गया? कि इस हब के द्वारा या इस ग्रुप के द्वारा या इस एक संस्था के द्वारा बेसिकली जो भारत के राज्य हैं, जो भारत की राज्य सरकारें हैं, वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर मुद्दों को डिस्कस कर सके और मुद्दों को डिस्कस करके भारत के लिए आर्थिक प्लानिंग बना सके, मुद्दों को डिस्कस करके भारत के साथ आर्थिक प्लानिंग कर सके। ठीक है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, यहां पर बोला गया कि जो भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी या जो भी नीतियां बनाई जाएंगी वो नीतियां इस नॉलेज एंड इनोवेशन हब के अंदर बनाई जाएंगी। यानी कि जो भी रिसर्च डेवलपमेंट, जो भी काम किया जाएगा वो सारा का सारा नॉलेज एंड इनोवेशन हब के अंदर किया जाएगा। इसीलिए नॉलेज और इनोवेशन हब को एक नाम और दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में कई बार आता भी है ये। इसको बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग, इसे बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग, इसको ऐसे बोला। ठीक है, कि थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग। इसके बाद आपके मन में जो आया होगा कि भाई ये जो इनके प्लान्स बनाएंगे उन प्लान्स की ड्यूरेशन क्या होगी,
या उन प्लान का टर्म क्या होगा। इन्होंने बोला कि जैसे प्लानिंग कमीशन ने एक प्लान बनाया 5 साल का, हम चाहते हैं कि हम उन प्लान्स को डिवाइड करें। कैसे? इन्होंने बोला कि हम बनाएंगे एक शॉर्ट प्लान 3 साल का, एक बनाएंगे मीडियम प्लान 7 साल का, और एक बनाएंगे लॉन्ग टर्म प्लान, एक बनाएंगे लॉन्ग टर्म। अब क्या बोलना चाह रहा है इसके अंदर? इसके अंदर बोलना वो ये चाह रहा है कि 3 साल का हमारा एक एक्शन एजेंडा होगा, 7 साल का हमारा मीडियम टर्म प्लान होगा, और 15 साल का हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट है। 15 साल का हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन डॉक्यूमेंट बनेगा, और जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन है उसी के अकॉर्डिंग हम मीडियम प्लान भी बनाएंगे, स्मॉल भी बनाएंगे, और लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने का ट्राई करेंगे। 3 साल वाला क्या है? 3 साल वाला एक्शन एजेंडा है। 3 साल वाला एक्शन एजेंडा है। तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बात समझ आई? कहना चाह रहा हूं, मेरे ख्याल से आपने आज तक तो नीति आयोग में ये सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी, जो मुझे लगता है। एक बार रिवाइज कराऊं या समझ आ गया? अभी वो क्वेश्चन माइंड में है कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग क्यों बनाया? अभी माइंड में है ना ये वाली बात? एक बार इसको रिवाइज करते हैं। करेक्ट, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है इसके अंदर? ये कह रहा है कि पहले थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को करी गई थी। 65 साल के बाद उसे खत्म किया गया। खत्म करने के बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना करी गई। नीति आयोग का काम है भारत के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना। नीति आयोग का काम है भारत के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करना, या भारत के लिए आर्थिक नियोजन करना। भारत के लिए आर्थिक नियोजन करना, यह आपके इकोनॉमिक प्लानिंग का काम है, क्या आपके नीति आयोग का काम है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डन। नीति आयोग के फॉर्मेशन की बात हो रही है, या नीति आयोग के, दोनों एक ही बात होती है, कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। इसमें कौन कौन होंगे? इसमें आपके एक होता है चेयरमैन, भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन होगा। फिर एक होते हैं सीईओ, एक होते हैं वाइस चेयरपर्सन। मुझे ना एग्जैक्टली नाम याद आ नहीं रहा। एक का नाम तो कोई सुब्रमण्यम करके है, एक का मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं क्या सोचता हूं कि फोन में देख ही लेते हैं कि भाई नीति आयोग का सीईओ कौन है, जिससे कि हमारे नोट्स में ऐड हो जाए। क्या बोलते हो, है ना? कि भाई नीति आयोग सीईओ, हाँ जी, बीवीआर। एक तो मेरा करेक्ट है कि बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम, एक तो करेक्ट हो गया। फिर नीति आयोग के हमारे कौन हो जाएंगे? नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन, हाँ जी, श्री सुमन बेरी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये करंटली वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। एक है बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ। इन दोनों को ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किया गया। अभी भारत के पीएम है श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों को अपॉइंट किया। नरेंद्र मोदी जी ने इन दोनों को अभी अपॉइंट किया, और इन दोनों को अपॉइंट करने के बाद बहुत क्लियर सी बात है कि अगर कल को प्राइम मिनिस्टर जी चेंज होते हैं तो वेरी हाई चांसेस कि इनको भी चेंज कर दिया जाए। ठीक है, इनका बेटा कोई पीरियड नहीं होता, ये पीएम के ऊपर है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन में और फॉर्मेशन में ही नीति आयोग के 2 काउंसिल्स हैं। एक है रीजनल काउंसिल, एक है गवर्निंग काउंसिल। दोनों का काम बेसिकली सेम है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग करी जा रही है, जो आर्थिक नियोजन किया जा रहा है, उसमें सिर्फ सेंटर यानी कि केंद्र सरकार पूरे देश के लिए प्लान ना बना के, पूरे देश में जो राज्य हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं
उनसे डिस्कस करें, उनकी प्रॉब्लम को समझे और समझने के बाद क्या करें, आर्थिक नियोजन का काम करें। इसीलिए गवर्निंग काउंसिल बनाई गई। रीजनल काउंसिल का चेयरमैन भारत का प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी। हर स्टेट का और उस यूटी का जिसका सीएम है उसका सीएम, दिल्ली का और पुडुचेरी का सीएम होता और किसी का नहीं होता। वो यूनियन टेरिटरी जिसका कोई सीएम नहीं है उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर। सेम गवर्निंग काउंसिल, दोनों में सिर्फ एक फर्क है कि इसमें सिर्फ राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के सीएम जिनके हैं, जिनके नहीं है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐड होते हैं, जो आपस के अंदर बैठकर मीटिंग करके चीजों को समझने का, सोल्व करने का ट्राई करते हैं। राइट। नेक्स्ट, दो हब बनाए गए या दो ग्रुप बनाए गए। जैसे मानो कि एक क्लास है, क्लास 12th है, ठीक है। क्लास 12th को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। 25 लोग यहां डाले गए, 25 लोग यहां डाले गए। इनको बोला कि आप लोगों का काम है इस स्कूल में या इस क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना। आप 25 लोगों का काम है कि इस क्लास में चेयर चाहिए, इस क्लास में मानो कि बुक्स चाहिए, इस क्लास में मानो कि डेस्क चाहिए। आपका उन सब का काम है, यानी कि काम सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसीलिए नीति आयोग ने दो अलग अलग ग्रुप बनाए। एक का नाम रखा टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब से बहुत क्लियर लिया है कि यहां पर जो राज्य की सरकारें हैं और केंद्र की सरकारें हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकें, इसी के बेसिस पर इनको बनाया गया। पहली पॉइंट। दूसरी चीज, एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जब नॉलेज और इनोवेशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहां पर हम लोग भारत की इकोनॉमिक नीति बनाने की बात कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक नीति यही बनाई जाएगी। इसीलिए इसको थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग कहा गया। ठीक है। प्लानिंग कमीशन में प्लानिंग 5 साल के लिए थी, एक प्लानिंग थी। यहां पर प्लानिंग को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया: शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म 3 साल के लिए, मीडियम 7 साल के लिए, लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए। शॉर्ट टर्म वाले को बोलते हैं 3 इयर्स एक्शन एजेंडा, मीडियम को बोलते हैं 7 ईयर मीडियम स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म को बोलते हैं 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट। ये इनके रियल नाम है, बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? या नहीं आ रही है ना? अब एक क्वेश्चन आता है जो मेरे मन में भी था और आपके मन में भी होना चाहिए कि सर ये नीति आयोग को बनाया क्यों गया और प्लानिंग कमीशन को अंत क्यों करा गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक प्लान बनाए और बोले कि पूरे देश को फॉलो करना। एक प्लान बनाया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और बोले कि देश को फॉलो करना, ठीक है। बी बोले कि हम स्टेट से, हम सभी गांवों से उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, प्रॉब्लम को समझने के बाद एक प्लानिंग करी जाएगी, उस प्लानिंग के करने के बाद उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। क्या चूज करेंगे आप, ए या बी? क्या चूज करेंगे आप, ए या बी? बताइए क्या लगता है आपको, क्या चूज करेंगे आप? ए चूज करेंगे या आप बी चूज करेंगे? अभी लग जाएगा पता। वेरी गुड। जो लोग बी चूज कर रहे हैं यानी कि आपको भी नीति आयोग पसंद है। प्लानिंग कमीशन में एक दिक्कत यह थी कि प्लानिंग कमीशन ने हमेशा टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया है। किसे फॉलो किया है? टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया है, यानी कि ऊपर से नीचे की नीति को अपनाया, यानी कि यहां पर आपकी
जो केंद्र की सरकार है, यहां पर आपकी राज्य की सरकार है, यहां पर आपकी पंचायत है, यानी कि आपकी लोकल गवर्नमेंट है। पंचायत मान लो, म्युनिसिपालिटी मान लो। प्लानिंग कमीशन ने बोला कि भैया हम यहां पर एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान को पूरा देश फॉलो करेगा। इसे बोलते हैं ऊपर से नीचे की नीति, टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या है ना, इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो गांव के लेवल पर, राज्य के लेवल प्रॉब्लम है ना, उसको ये लोग समझने का ट्राई नहीं कर रहे। ये कह रहे कि हम यहां बैठे हैं, हमको पता है क्या दिक्कत है, और आपने हमारी ही द्वारा कही गई बातों को फॉलो करना। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए नीति आयोग को बनाया गया। इसी चीज को देखते हुए नीति आयोग को बनाया गया, और नीति आयोग ने इस अप्रोच को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने बोला कि हम लोग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे। हम लोग बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि हमारे जो नीचे विलेजेस में लोग रहते हैं, उनके बाद जो राज्यों में लोग रहते हैं, उसके बाद जो हमारी एक केंद्र की सरकार है, हम यहां से प्रॉब्लम को सुनेंगे और उस प्रॉब्लम को ऊपर तक लेकर जाएंगे। यहां पर जाकर एक आर्थिक नियोजन किया जाएगा। यहां पर जाकर इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आर्थिक नियोजन किया जाएगा। फिर उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। फिर उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी कि पहले नीचे से ऊपर, फिर लागू करेंगे। इन्होंने तो प्रॉब्लम को सुना ही नहीं। इन्होंने बोला कि बन गया प्लान, सिर्फ लागू कर लो। इसका पता क्या मतलब है? कि मैं क्लास में आऊं, आपको एक पीडीएफ दूं और कहूं जाके पढ़ लो, है ना, और आकर बैठ जाऊं, जो हमारे स्कूल में होता है। लेकिन वही मैं क्लास में आता हूं, आपको पढ़ाता हूं, आपको समझाता हूं, जितना होता है से बात करने का ट्राई करता हूं। सबसे नहीं कर पाता, इम्पॉसिबल है, कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 1 घंटा मिलता है पढ़ाने के लिए, मैं चाहता हूं कि पढ़ा दूं, है ना। कोई कुछ भी कहे, मैं तो पढ़ाऊंगा। अंदर से प्रॉब्लम है मेरे, ये ईगो है मेरी अंदर से, कि जो बच्चा पैसे दे के आ रहा है, उसका सिलेबस कवर कराना मेरा काम है, एग्जाम पास करना आपका काम है। मैं अपना काम कर रहा हूं, आपका, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। सीधी बात है। ठीक, कह रहा है कि ये बात सुन के कुछ आपके विरोधी हो जाएंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अपना काम करो बस, उसके ऊपर ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, और पता है एक बात और भी है, जैसे जो क्लास मेरी होती है ना, उसके अंदर बच्चे डिस्टर्ब भी कम करते हैं। मैंने देखा बाकी क्लास के अंदर बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मैं पहली क्लास से क्लियर कर देता हूं, यहां ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना। तो बच्चे बात मान भी आते हैं कि ठीक है यार, आदमी पढ़ाना चाह रहा है, पढ़ा लो इसको, क्या दिक्कत हो गई, है ना। तो मुझे लगता है कि यार जरूरी है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, कि मैं भी जो, देखो जैसे आपको मैंने पढ़ाया ये, तो पढ़ाने पे क्या होता है यार, इसको ना पढ़ना पड़ता है कि कोई गलती ना हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट गलत ना बोल दूं, बच्चों को दिक्कत ना हो जाए। तो एक ना टीचर भी एक फ्लो तैयार करके आता है। मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे मेरा पता है कि ऐसे पढ़ाऊंगा और बच्चों को मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। अब बच्चा बोल रहा है कि आप स्ट्रिक्ट है, मैं तो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हूं, जीरो। ये डांटना, जोर से बोलना, ये तो मैं करता ही नहीं हूं। लेकिन एक बहुत क्लियर सी बात है, एक बहुत क्लियर सी बात है कि जैसे ना बहुत ऑनलाइन एजुकेशन में ना समय ना बहुत कम मिलता है। अब मानो ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे होते हैं, जैसे अभी तो खत्म हो गया, तो थोड़ा सा हम बातें कर रहे हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन के अंदर आपको 5 महीने मिल रहे हैं सिलेबस कवर कराने के लिए। आप आओ, गप्पे मारो, बैठो, खाओ पियो। मुझे याद है जब मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, मैंने सीडीएस के लिए पढ़ाया ऑफलाइन काफी साल। तो कभी कभी ऐसा भी करते थे कि चलो आज मूड नहीं है, आज क्लास में छोले कुलचे खाते हैं। ऐसा भी किया हुआ, ऐसा भी किया हुआ। ठीक है, पर वहां भी जब मैं कहता था कि पढ़ना है आज, तो बच्चे पढ़ते थे। अब ये प्यार मान लो या जो मर्जी मान लो, ठीक है। पर आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास ना बहुत ज्यादा समय है नहीं, है ना।
एग्जाम पास करने के लिए लड़ाई चल रही है, लाखों बच्चे हैं। अब जब पेड के अंदर पढ़ते हो ना, मुझसे किसी से पढ़ते हो, अपने उस टाइम को ना पढ़ाई में लगाया करो। और बताऊं आपको, आपको ना डाउट पूछना भी नहीं आता। मैं आपको डाउट पूछने की एक तकनीक बताऊं कि डाउट कैसे पूछते हैं। सीखना चाहोगे? ये मुझे मेरे एक बहुत, मतलब उनकी एज अभी 60 साल के आसपास होगी, उन्होंने मुझे बात 4-5 साल पहले बताई थी कि बच्चे डाउट पूछने में गलती क्या करते हैं। बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, बच्चा 1 घंटे की क्लास में आएगा और बच्चा ना इतना उतावला है, बच्चा इतना एंजाइटी में है कि वो चाहता है कि मैं सब कुछ पूछ लूं, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सर ने बोला कि जो बच्चे 1 घंटे में डाउट पूछ रहे हैं, अगर तू उनके डाउट क्लियर करने बैठ गया तो ना पढ़ा पाएगा, ना किसी के डाउट क्लियर कर पाएगा, और एट द एंड बच्चे बोलेंगे कि टीचर खराब है। ऐसा नहीं है कि तू खराब टीचर है, मैं एक्चुअली अपने लिए ही पूछ रहा था। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए? कह रहे देख, डाउट इस 1 घंटे के अंदर पूछना ही नहीं है। मैंने कहा फिर क्या किया जाए? कह रहे स्टूडेंट वो अच्छा होता है कि तूने उसको एक चैप्टर पढ़ाया, एक लेक्चर नहीं, एक चैप्टर पढ़ाया। ठीक है, मानो चैप्टर का नाम है, मैं अपनी बात ही नहीं करता, हम परसेंटेज की बात करते हैं। चैप्टर का नाम है परसेंटेज, क्या आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं? ठीक है, वो घर पर जाएगा, जो तूने पढ़ाया है उसको पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज करेगा। ठीक है, रिवाइज करने के बाद वो उसके क्वेश्चंस सोल्व करेगा। अगर उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं तो वो डाउट पूछेगा। कह रहा इसी बच्चे का एग्जाम क्लियर होगा। मेरे को उन्होंने ये बोला, कह रहा क्योंकि जो बच्चा उतावला हो रहा है बहुत ज्यादा डाउट पूछने के लिए, वो डाउट नहीं पूछ रहा, वो सिर्फ घबराया हुआ है एंजाइटी में कि मैं कुछ मिस ना कर दूं। कुछ मिस नहीं हो रहा, कुछ मिस नहीं हो रहा, कुछ भी मिस नहीं हो रहा। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर एक 10 क्लास के बाद एक डाउट क्लास ले लो, मैं वो भी ले लूंगा, लेकिन क्लास में आके ना ऐसे मत करो कि आपका ही समय खराब हो, मेरा नहीं होगा। समझे? मानो एक टॉपिक के अंदर 10 पॉइंट है, आपने मुझसे क्वेश्चन करे, मैंने 1 पढ़ाया, 2 पढ़ाया, 3 पढ़ाया, 4 पढ़ाया, 5 पढ़ाया, 6 पढ़ाया, ये जो बाकी के 4 बच गए, मैंने कहा छोड़ना, क्या करना पढ़ा के इसको, 6 पढ़ा तो लिया, खत्म बात। कौन सा बच्चों को पता है कि 10 पॉइंट है? बच्चों को बोलो कि 6 पॉइंट है, ऐसा कर दो। ऐसा लेकिन मैं करना नहीं चाहता, ऐसा लेकिन मैं करना नहीं चाहता। तो डाउट पूछने का तरीका ये होता है कि पहले जाकर चैप्टर को पढ़ लो, फिर आपको लगता है कि भैया नहीं हो रहा, वो डाउट पूछो। अगर आप डाउट सिर्फ पूछते ही रहोगे ऐसे ही, तो फिर ना आपका भला और ना मेरा भला। 1 घंटे की क्लास में आराम से आगे बैठो, पेन कॉपी खोलो, कि सामने आदमी क्या बताने वाला उसकी बात को सुनो, कि अगर उसने ऐसी बातें कुछ 10 सिखा दी आज नहीं, तो 10 का फायदा हो गया ना, उनमें से एग्जाम में आएगा। एग्री कर रहे हो? मतलब सिर्फ बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, सिर्फ बात कर रहा हूं एक छोटे भाई की तरह, छोटे भाइयों बहनों को समझ के समझाना चाह रहा हूं। कुछ बात समझ आई क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे करोगे बड़ा फायदा होगा, नहीं करोगे तो किसी का फायदा नहीं होगा। एग्री हो? एग्री हो? चलो, आज की इस क्लास को ये खत्म करते हैं। आपको लगता हो कि सर एक डाउट क्लास ले लो, हमें नहीं समझ आ रहा कुछ चीजें, मैं ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आप सबको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कल क्या है? कल हमारा फ्राइडे, हाँ जी, कल हमारी क्लास होगी, मिलेंगे कल सेम टाइम पे। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद, बाय बाय।